हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के आंदोलनों के अगले स्टेप की। जी हाँ, इसके पहले हमने गांधी जी के आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था, इस वजह को जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ पे? रॉलेट एक्ट में, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो रॉलेट एक्ट क्या है और क्यों इसकी वजह से इतने बड़े नरसंहार का सामना करना पड़ा हम भारतीयों को, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे क्या है रॉलेट एक्ट और क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, किस तरह का नरसंहार हुआ था। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चे के फरमाइश पर एक छोटा सा शेर कि एक बार रूठने पर 100 बार मनाया था, एक बार रूठने पर 100 बार मनाया था, फिर भी हमने इश्क में धोखा ही खाया था, फिर भी हमने इश्क में धोखा ही खाया था। वो शख्स किसी के पैरों की धूल थी, वो शख्स किसी के पैरों की धूल थी, जिस शख्स को कभी हमने पलकों पर बैठाया था, जिस शख्स को हमने कभी पलकों पर बैठाया था। तो जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं पर रहना चाहिए। किसी को पलकों पे बैठाओगे ना तो सर पे बैठ जाएगा, क्योंकि पलक से सर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए उनका स्थान जहाँ हो वहीं दो, ज़्यादा सर पे ना चढ़ाओ। चलिए, बात कर रहे थे हम किसका? रॉलेट एक्ट का। आइए देखते हैं कि रॉलेट एक्ट है क्या। सबसे पहले रॉलेट एक्ट को कब लाया गया था? 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया था। क्या था इसमें और क्या था इसकी कंडीशन? हाँ, तो रॉलेट एक्ट कानून कब बना था? 1919 में। रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बना था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बना था। तो रॉलेट एक्ट जो था उसके जो अध्यक्ष वो थे सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हाँ क्या बना था? रॉलेट एक्ट। कहाँ पे बना था? ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बना था। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। हाँ, कहाँ पे बना था? तो ब्रिटिश संसद में। पास हुआ, यह ब्रिटिश संसद में पास हुआ। अब भारतीयों के विरोध करने के पीछे रीजन क्या था? कारण क्या था? कारण ये था कि किसी को भी कभी भी कहीं से भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है भाई, कर लो गिरफ्तार। कहीं से भी, जहाँ से मन करे वहाँ से, लैट्रिन बाथरूम जहाँ से उठाना चाहते हो उठा लो, पर कारण तो बताओ क्यों नहीं। यही इसमें सबसे बड़ी समस्याएं थी कि कभी भी कहीं से भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, केवल एक शक के
आधार पर। इसका मतलब ये है कि मुझे शक है कि तुम मेरे घर में आग लगा दोगे, मुझे शक है कि तुम मेरे घर में बम ब्लास्ट कर दोगे, मुझे शक है कि तुम मुझे गोली मार दोगे, मुझे शक है कि तुम हमारे घर को, हाँ, हमारे घर को जला दोगे या गिरा दोगे, जो भी कहे, कुछ भी हम कर सकते हैं कि मुझे शक है कि तुम मेरे खाने में जहर मिलाने वाले थे या मिला दोगे। ठीक है, तो इस आधार पे कुछ भी बोलकर शक के आधार पे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो चलो गिरफ्तार किया जा सकता है, तो बाद में हम बता देंगे कि भाई हमने ऐसा नहीं किया, आप अपने शक को दूर कर लीजिए, पता कर लीजिए, जांच कर लीजिए और हमको छोड़ दीजिए। अगर हम गुनाहगार हैं, हमने ऐसा कर सोचा, ऐसा किया, तो आप हमको सजा दीजिए। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। अगले 2 सालों तक आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगा। 2 सालों के बाद इस बात का फैसला होगा कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप है, जो शक है, वो सही है या गलत है। इस बात की जानकारी या इस बात का जांच अगले 2 साल के बाद होगा। फिलहाल 2 साल के लिए तुम जेल में आराम करो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि इसके अंतर्गत जो कानून बना था, उस कानून में दिक्कतें क्या थी? उस कानून में ये दिक्कत था कि इसे कहा गया क्या, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। ठीक है, बिना, क्या लिख दिए यार, वकील, बिना वकील, ऐसे ही मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पढ़ता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, लिख कुछ और देता हूँ। आप तो समझदार हैं, समझ लिया करिए। ठीक है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। इसमें आगे पीछे हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आप कोई भी वकील नहीं कर सकते। आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा आप किसी से अपील नहीं कर सकते। आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा आप किसी भी तरह का कोई दलील भी नहीं दे सकते। ठीक है, इसी कानून को क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया, इसे, अबे हट जा, इसी को नाम दिया गया क्या? काला कानून। अब काला कानून, इसे नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? तो व्यक्ति वो थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। कहीं कहीं मोहम्मद इकबाल का भी नाम आता है। तो मोहम्मद इकबाल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह नाम दिया गया होगा, मगर इसको हाईलाइटेड करने वाला, हाँ, कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको क्या कहा? इसको काला कानून कहा। अच्छा, साथ में बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसने कहा था? तो ये शब्द कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। नोट करिए इसको पहले। जिंदगी के सफर में गुजर जाएंगे जो मुकाम, वो दिन नहीं आते, दिन नहीं आते। हो गया? चलिए, अब देखिए, ये कानून में इस तरह की खामियाजा या इस तरह की कमियां थी, मतलब इस तरह की दिक्कतें इसमें थी। अब इन्हीं दिक्कतों को लेकर क्या होता है? धरना प्रदर्शन होता है, जुलूस निकलता है, आंदोलन होते हैं। ठीक है, इसी घटना को लेकर क्या होते हैं? जुलूस निकलते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, अनशन होता है। जो जहाँ से जिसका मन किया वो वहाँ से इस आंदोलन, इस मतलब कि क्रांति, इस एक्ट का, इस कानून का विरोध करना शुरू कर देते हैं।
अब इसका विरोध करने के लिए रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट था, इसका विरोध करने के लिए क्या हुआ, इसका क्या हुआ, विरोध। इसका विरोध हम 3 स्टेप में देखेंगे। अच्छा, इसी से कर लेते हैं। ठीक है, जब इसके विरोध की बात आता है तो इसको हम 3 स्टेप में देखने का प्रयास करेंगे। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। सबसे पहले, ओहो, सबसे पहले 9 अप्रैल, उसके बाद 10 अप्रैल और उसके बाद 13 अप्रैल। 10 अप्रैल 1919, ये विरोध कब हो रहा है? 1919, सब में 10 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919 के बारे में हम बात करेंगे कि इन तीनों घटनाओं के समय में क्या हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमको क्या देखने को मिलते हैं। जब इस एक्ट का विरोध हो रहा था तो उस विरोध के परिणाम स्वरूप 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को क्या कर लिया जाता है? ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है धरना प्रदर्शन की वजह से। ठीक है, इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। इनको कर लिया जाता है क्या? इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर 10 अप्रैल 1919 को एक बड़ा रैली होता है। ठीक है, एक बड़ा रैली होता है। अब इस रैली में इस बात का मांग किया जा रहा था। क्या मांग था? पहला कि रॉलेट एक्ट, जो कि ये कानून हमारे अनुकूल नहीं है, इससे हम संतुष्ट नहीं है, कृपया करके इस कानून को आप वापस कर ले लीजिए। और दूसरी चीज़ जो है, जो हमारे क्रांतिकारी हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्हें आप रिहा करें। इसी मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है होना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद ये आंदोलन का टाइम बढ़ता है और बढ़ने के बाद 13 अप्रैल का दौर आता है। कितने का? 13 अप्रैल। अब 13 अप्रैल को क्या होता है? तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, कहाँ पे? जलियांवाला बाग, ये कहाँ पे है? तो ये बाग जो है ये पंजाब के अमृतसर में है। मतलब हाँ, पंजाब के अमृतसर में। ये आंदोलन कहाँ पे होता है? ये धरना प्रदर्शन पंजाब के अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया था। एक शांति प्रिय जो है, क्या होता है? एक सभा होता है। उस सभा में बस एकदम स्वेच्छा से, मतलब इसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, बड़े, हर तरह के लोग इसमें शामिल थे। और वो एक ज्ञापन, एक एप्लीकेशन लिखे हुए थे और उस एप्लीकेशन को ब्रिटिश अधिकारी को सौंपना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि हम लोग जो है इस एक्ट से, इस कानून से संतुष्ट नहीं है, कृपया करके आप इसे वापस ले लीजिए। कोई जो है कि मतलब कि हिंसा की बात नहीं थी। किसी भी तरह का बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं था, किसी तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी या गतिविधि नहीं था जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़े। एकदम शांति प्रिय मतलब ये धरना प्रदर्शन था। ठीक है, और ये जो हुआ था ये कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में जहाँ पर ये हुआ था उस जगह का नाम था जलियांवाला बाग। ये पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन का समय था। वैशाख पूर्णिमा का
समय था। और वैशाख पूर्णिमा के समय में जलियांवाला बाग में जो है लगता है क्या, एक मेले का आयोजन होता है। किसका आयोजन? मेले का आयोजन। यहीं पर लगता है क्या, मेला। अब चूंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ था, मेले भी थे और दूसरा जो है कि इस तरह के एक्टिविटी और गतिविधियां भी चल रही थी। और इसी सभा को संबोधित कर रहे थे कौन? हंसराज। इस सभा को संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन था? हंसराज। यहाँ पे लिख देते हैं हंसराज। हंसराज नाम का जो व्यक्ति था ये सभा को संबोधित कर रहा था, शांति प्रिय भाषण दे रहे थे, मतलब बड़े आराम से और अच्छे से जो है, ठीक है, किसी भी तरह का बहुत लंबा चौड़ा या कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत को या वहाँ के मैनेजमेंट को किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, तो इनके जो है भाषण के समय ही वहाँ पे जनरल डायर आता है और उन निहत्थों के ऊपर गोलियां चलवा देता है। तो इस स्टोरी को हम इसके बाद लिखेंगे, पहले आप इसे नोट करें ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको इसकी स्टोरी के बारे में बता सकें। जल्दी करिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाएंगे जो मकाम नहीं आते। हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए रोलेट एक्ट में 1919 में हुआ था। कब हुआ? 9 अप्रैल को इस जो तेज गति से धरना प्रदर्शन हुआ, उस धरना प्रदर्शन में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, यानी सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी के मांग को लेकर 10 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा रैली होता है। ठीक है, ये रैली बढ़ के जो है पहुंच जाता है कहाँ पे? 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा का मेला था। इसी मेले के बीच में हंसराज नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने भाषण अपना दे रहे थे। उन्हीं के भाषणों के बीच में ही यहाँ पर नरसंहार होना शुरू हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसके बारे में बात करते हैं। अब जलियांवाला बाग में होता क्या है, थोड़ा सा ये देखते हैं। जलियांवाला बाग, अब ये जो जलियांवाला बाग है, इस जलियांवाला बाग जो है अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से था। ये कुछ इस साइड में करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से था, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ही द्वार था और बीच में क्या था? बीच में एक कुआं भी था। बीच में यहाँ पे एक कुआं भी था। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे किसी ने चाहे किसी ने जासूसी की या किसी ने भड़काने का प्रयास किया, तो जो भी था उस कंडीशन में डायर, इस साले को डायर नहीं डायन होना चाहिए था। डायर। जब हम डायर की बात करते हैं तो 2 डायर का नाम आता है। कितने? 2 डायर का नाम आता है। अब ये 2 डायर कौन है? पहला हमारा है ए डायर और दूसरा हमारा है ओ डायर। अच्छा, क्या फर्क है? तो ध्यान दीजिएगा, ए डायर को जनरल डायर कहा जाता है। जनरल डायर, ए डायर को जनरल डायर और ओ डायर को माइकल डायर। ओ डायर को माइकल डायर। देखिए यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होता है। एक जनरल डायर था और दूसरा क्या था? माइकल डायर। दूसरा क्या था? माइकल डायर। ये जो था पंजाब का लेफ्टिनेंट, ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये पंजाब का क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और दूसरा जो था वो पंजाब का क्या था? वो पंजाब का सेनाधिकारी था।
ठीक है। अब ये जो सेना अधिकारी था ये क्या था? अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में कौन बड़ा पोस्ट पर था, कौन छोटा पोस्ट पे था, तो देख के लग रहा है ये सेना का अधिकारी है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये क्या था? ये छोटा पोस्ट पर था। ये क्या था? ये छोटा पोस्ट पर था। ये छोटा था तो दूसरा क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए अब यहाँ पे जब बात आता है, जब पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने नरसंहार करवाया था या किसने किया था, तो डायर की बात आता है। तो केवल डायर की बात आए तो हमको आसान रहेगा बोलना और कहना, मगर जब ये कहेगा कि डायर में दोनों दे दे, जनरल डायर, माइकल डायर, ए डायर और ओ डायर, उसी तरह से कुछ और भी शब्द अपने तरफ से वो कर देते हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस डायर ने गोली चलवाई थी? ठीक है, तो इसमें एक छोटा है एक बड़ा है। तो अब एक ने आदेश दिया था और दूसरे ने गोली चलवा दिया था। तो किसने आदेश दिया था, किसने गोली चलवाया था? तो पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई कोई बड़ा ही ऑर्डर देगा छोटे को। तो बड़ा कौन है? बड़ा है आपका माइकल डायर। छोटा कौन है? जनरल डायर। ठीक है। अच्छा, आपको बड़ा और छोटा समझने के लिए आसान रहेगा कि आप इन ABCD के शब्दों से भी समझ लें। ABCD के शब्दों का जब हम क्रम से व्यवस्थित करते हैं तो A को हम 1 और Z को हम 26 मानते हैं। तो उस क्रम में अगर हम चलेंगे तो A की वैल्यू 1 है जबकि O की वैल्यू ज़्यादा है, यानी O A की अपेक्षा ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब वो बड़ा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बड़ा होगा। तो हमेशा ऑर्डर कौन देगा? हमेशा बड़ा, और बड़ा जो है छोटे को ऑर्डर देगा। यानी कि जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था ओ डायर, जिसको हम माइकल डायर के नाम से जानते हैं, तो माइकल डायर ने आदेश दिया किसको? ए को, ए डायर को। ए डायर मतलब जनरल डायर को। जनरल डायर मतलब सेना अधिकारी। हाँ, जो सेना अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर, इसको आदेश दिया जाकर वहां पे गोली चलवा दो। और ये व्यक्ति, ये बंदा आता है ए डायर, और यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्या करता है? इन निहत्थों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है और इसका जो गेट था भागने का, बाहर निकलने का, यहाँ पे खड़ा कर देता है क्या? तोप। यहाँ पे तोप लगा देता है। इस तोप के डर से कोई भी जो है इस गेट से बाहर की तरफ नहीं भागता है, सारे के सारे भीड़। अब यहाँ पे जो क्या कर दिया? यहाँ पे पूरी बंदूकधारियों को लगा दिया, पूरे बंदूकधारियों को लगा दिया और अंधाधुंध वो गोली चला रहे हैं। ऐसे में लोग अपनी जान को बचाने के लिए मैक्सिमम लोग क्या होंगे? मैक्सिमम लोग इस कुएं में कूदना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि ये कुआं जो है धीरे धीरे पूरी तरीके से पट जाता है लाशों से। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अगर एक ही चीज़ बचा है कि कुएं में बचे कूद जाएंगे तो हाथ पैर तो टूटेगा मगर गोली से बच जाएंगे, मौत से बच जाएंगे, तो ये सोचकर लोग कुएं में भी कूदना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि इतनी अंधाधुंध गोली चली थी, इतनी अंधाधुंध कि शायद इतिहास में इस तरह से जो है कि कोई भी निहत्थों के ऊपर एक जगह पैक करके गोलियां नहीं चलवाया होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है दर्दनाक सीन था। ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर हो गया होगा कि किसने गोली चलवाया था। अच्छा, ध्यान दीजिए कि जिस समय यहां पर हंसराज, जिस समय यहां पे हंसराज भाषण दे रहे थे, यहीं पर एक बालक था, एक बच्चा था, एक बालक यानी कि एक बच्चा था जिसका नाम था ऊधम सिंह। क्या नाम था? ऊधम सिंह। और इस ऊधम सिंह ने यहाँ पर, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप गुजर जाते हैं, इसकी वजह से इनका पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में होता है। उस अनाथ आश्रम की तरफ से यहाँ पे पानी नाश्ता की व्यवस्था की गई थी और ऊधम सिंह इसी जलियांवाला बाग में बैठकर लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा का काम कर रहे थे। उसी समय ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऊधम सिंह उसकी मतलब साक्षात, मतलब उन्होंने उस घटना को अपने आंखों से देखा था और उसी समय ऊधम सिंह ने प्रण ले लिया था, कसम खा लिया था कि जब तक हम डायर की हत्या नहीं करेंगे तब तक हम शांत होकर नहीं बैठेंगे। तो ऊधम सिंह जो है क्या करते हैं? ऊधम सिंह इस चीज़ का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हैं। तो इसलिए होता है कि आपको आपके मंजिल, आपने जो ठाना है, जो सोच लिया है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, अगर आपने ठान लिया है और पूरी मेहनत पूरे दिल से अगर आप उस पर लग जाएंगे तो आपको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। सोचिए, एक छोटा सा बालक, हाँ, जो कि अनाथ आश्रम में पला हुआ है, उसने ब्रिटिश गवर्नर को मारने के लिए कसम खा लिया उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो आप होते कसम खाते, फिर बाद में अरे यार छोड़ो, उस समय जोश में आकर कर लिए थे, बोल लिए थे। नहीं, ये थे असली क्रांतिकारी जिन्होंने कसम खाया था 1919 में। और जनरल डायर, मतलब कि डायर को मारा था कब? 1940 में। 21 साल बाद जाकर लंदन में गोली मारकर आया था किसने? ऊधम सिंह ने।
तो सोचिए कि ये उधम सिंह वहां पर थे, उधम सिंह ने तो ठान लिया। अब उधम सिंह के ठानने के बाद अब इनका इंतजार की घड़ी एक लंबे समय तक चलता रहा। ठीक है, तो ये घटना थी कब की? 1919 की। और गोली कब मारा था? 1940 में। कहां पर मारा था? लंदन में जाकर। ठीक है, सोचिए लंदन में जो है उधम सिंह पहले से ही जाते हैं वहाँ पे, मतलब कई सालों से ये प्रयास करते हैं, इनको सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए कई बार कभी लंदन तो कभी कहीं कहीं घूमने के पर्पज से अलग अलग देशों में ये अपना ट्रैवल, अपना यात्रा करते रहे। अंततः 1940 में जाकर इनको सफलता मिलती है। अब चूंकि ये कसम खाए थे डायर को मारने का। हाँ, अब आपको ये जानकर हैरानी होगा कि डायर की मृत्यु हो चुकी थी। 1927 में ही डायर की मृत्यु हो चुकी थी। अब आप सोचेंगे 1927 में डायर की मृत्यु हो गई तो फिर 1940 में ये क्या किया, किसको मारा उधम सिंह ने? तो ध्यान दीजिएगा कि दो डायर थे, एक ए डायर था और दूसरा ओ डायर था। तो उसमें जो ए डायर था यानी कि जनरल डायर था, जिसने गोली चलवाई थी, जिसने गोली चलवाई थी, उससे जो है क्या हो जाता है? उससे हो जाता है लकवा। उससे क्या हो जाता है? लकवा। और ये लकवा होता है 1927 में। 1927 में क्या होता है? 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में भारत आता है साइमन कमीशन, जिसका विरोध गो बैक के नारे, साइमन कमीशन गो बैक के नारे से दिया जाता है। तो इस समय हो जाता है इनको लकवा और 1927 में एक डायर निपट लेते हैं। कौन? जनरल डायर। अब जनरल डायर मर गया जिसने गोली चलवाया, और यहाँ पे उधम सिंह ने तो कसम खा रखा था कि हम डायर की हत्या कर रखेंगे, हाँ करके रहेंगे। अब चूंकि कसम खाया हुआ था सिर्फ डायर का, पूरी बात नहीं बता खाया कि हमको जनरल डायर का या माइकल डायर का हत्या करना है, हमको हत्या किसकी करनी है? डायर की। क्योंकि उस समय उधम सिंह को नहीं पता था कि ये आदेश किसने दिया था, बस उसको ये था कि मारा इसने है इसलिए इसी को गोली मारना है। किसको? डायर को। केवल डायर के नाम से जो है वो उधम सिंह इनको जानता था। ठीक है, बाद में उधम सिंह को पता चलता है कि डायर तो मर गया। अब लगा कि यार मेरा कसम तो पूरा हो जाएगा, पूरा हो नहीं पाया। तो किसी ने बताया कि डायर में दो डायर थे, असली डायर तो वो है जिसने आदेश दिया था। तो बोला वो कहाँ मिलेगा? बोला वो लंदन में छुट्टी मना रहा है। बस पहुंचते हैं, पहुंचा उधम सिंह कहाँ पे? लंदन पहुंचा। लंदन में पहुंचकर उनकी सभा के अंदर जाकर इन्हें जो है कई गोली मारा। किनको? माइकल डायर को, यानी कि ओ डायर को क्या कर दिया? गोली मारा उधम सिंह। गोली मारा कब? 1940 में। कहाँ पे? लंदन में जाकर मारा। और जब उधम सिंह गोली मारा तो गोली मारने के बाद उधम सिंह ने भागा नहीं वहां से। उधम सिंह वहां से भागा नहीं। उनको पता था उधम सिंह को कि हम भागेंगे तो पकड़े जाएंगे और कायरों की तरह जो है, मतलब फाइनली क्या करना है हमको, तो फांसी पड़ेगा ही। और लंदन है, भारत तो है नहीं कि कहीं इधर उधर से भाग के छिप जाएंगे। तो लंदन से भाई बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भारत के लिए वापस आना, तो कहीं ना कहीं पकड़े ही जाएंगे। तो ऐसे में मेरा बहुत बुरी तरीके से ये हसर करेंगे, तो भागना नहीं है, यहीं पर खड़ा रहना है। गोली मारने के बाद उधम सिंह अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया वहां के पुलिस को। उसके बाद उधम सिंह को वहीं पर क्या कर दिया जाता है? लंदन में ही फांसी दे दिया जाता है। और फांसी से पहले जब उधम सिंह से उनका नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नाम अपना बताते हैं आजाद, क्या नाम था यार? भगत सिंह आजाद, सॉरी, क्या नाम था बाबू? तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल।